सो वी हैव फंडामेंटल राइट। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट होते हैं। इस 6 फंडामेंटल राइट्स में एक फंडामेंटल राइट होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला कैटेगरी है, इसमें हमारे अंदर आते हैं 4 फंडामेंटल राइट्स। वो 4 फंडामेंटल राइट्स आते हैं आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल नंबर 28 में। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 ये बोलता है, ये एक इंडिविजुअल राइट है। सबसे पहले ये इंडिविजुअल को दी जाती है और इसमें आपको राइट दी हुई है फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपागेट रिलीजन। आप अगर किसी रिलीजन को मानते हो, आप उसको प्रोफेस कर सकते हो, बता सकते हो, आप उस रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उस रिलीजन को प्रोपागेट कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो। और ये जो राइट है वो इंडिविजुअल को दी गई है। अब ये राइट जो है वो ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट राइट है, इसमें सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस हैं। और वो जो लिमिटेशंस हैं, वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्या क्या हैं कि पब्लिक ऑर्डर एक रेस्ट्रिक्शन हो गया, मोरालिटी एक रेस्ट्रिक्शन हो गया, हेल्थ एक रेस्ट्रिक्शन हो गया, और कोई भी आर्टिकल जो पार्ट 3 में है, कोई भी आर्टिकल, कोई भी बाकी फंडामेंटल राइट, वो एक रेस्ट्रिक्शन हो गया। उसके बाद आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो इंडिविजुअल को नहीं दी गई है, वो एक कलेक्टिव राइट है, वो रिलीजियस डिनोमिनेशन को दी गई है। रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये राइट दी गई है कि वो मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर्स को। तो अगर ये राइट रिलीजियस डिनोमिनेशन को दी गई है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रिलीजियस डिनोमिनेशन होते क्या हैं। रिलीजियस डिनोमिनेशन बनने के लिए आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। सबसे पहले कि आपको एक ग्रुप हो, उसके बाद आपके पास कोई यूनिक सेट ऑफ प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है जो एसेंशियल है आपके रिलीजन के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसा रिलीजन प्रैक्टिस है, कोई ऐसा रिलीजियस प्रैक्टिस है अगर जो आप नहीं करो तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। उसको हम बोलते हैं यूनिक रिलीजियस प्रैक्टिस विच इज़ एसेंशियल टू दैट रिलीजन। और फिर आपके ग्रुप का यूनिक नाम होना चाहिए, तो आप क्या कहलाओगे? आप कहलाओगे रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब आपको ये समझना है कि ये भी रेस्ट्रिक्शन है, इस फंडामेंटल राइट भी, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं। और वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है और हेल्थ है। यहाँ पे आप नोट कर लेंगे पॉइंट कि आर्टिकल 25 में जो रेस्ट्रिक्शन था वो एनी अदर आर्टिकल इन पार्ट 3 ये वाला रेस्ट्रिक्शन भी था, बट आर्टिकल 26 में वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आता है साबरीमाला केस। साबरीमाला केस लॉर्ड अयप्पा के फॉलोवर्स, और जो हमारे लॉर्ड अयप्पा थे वो एक परमानेंट सेलिब्रेट थे, सेलिब्रेट थे वो, और इसलिए वहाँ पे उस टेम्पल में विमेन का जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड था। विमेन के 15 से 50 ईयर्स तक की जो विमेन है उनका एंट्री वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड था। तो ये क्या हुआ कि यंग लॉयर्स एसोसिएशन ये केस लेके गए और इनका ये मानना था कि ये जो विमेन का रेस्ट्रिक्शन है, विमेन की एंट्री में जो रेस्ट्रिक्शन है वो किसको वॉलेट कर रहा है? वो वॉलेट कर रहा है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को। बट अगर हम साबरीमाला में जो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोवर्स हैं उनको हम रिलीजियस डिनोमिनेशन माने, तो अगर वो फंडामेंटल राइट वॉलेट करता भी है तो ये तो रेस्ट्रिक्शन नहीं था आर्टिकल 26 में। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ये कहा कि जो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोवर्स हैं वो स्ट्रिक्ट टर्म्स में ना वो रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, तो हम लॉर्ड अयप्पा के फॉलोवर्स को पार्ट 25 में मानेंगे। और अगर पार्ट 25 में मानेंगे तो पार्ट 25 में आप जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस करते हो वो जो है उसमें एक रेस्ट्रिक्शन ये भी है कि वो फंडामेंटल राइट को वॉलेट नहीं करना चाहिए था। और इस तरीके से विमेन की एंट्री दिलाई गई साबरीमाला टेम्पल में। अब आता है आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 में क्या है कि अगर आप किसी रिलीजन में बिलोंग करते हो तो उस रिलीजन की प्रमोशन के लिए आपसे टैक्स नहीं मांग सकते। बट हाँ, अगर उस रिलीजन में कोई आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, आप टेंपल जाते हैं, मॉस्क जाते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो उस सर्विस के बदले आपसे फ़ीस ज़रूर मांगा जा सकता है। फिर आर्टिकल नंबर 28 आता है। आर्टिकल 28 में ये बोलता है कि हमारे पास जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो 4 टाइप्स के होंगे। एक जिसको पूरी तरीके से सरकार ओन कर रहा है, एक जिसको सरकार फंड कर रहा है, एक जिसको सरकार फंड तो नहीं कर रहा बट सरकार रिकग्निशन प्रोवाइड कर रहा है। रिकग्निशन का क्या मतलब होता है? या तो वो बता रहा है कि हाँ ये स्टेट बोर्ड है, ये CBSE है, तो सरकार रिकग्निशन प्रोवाइड कर रहा है बट फंड प्रोवाइड नहीं कर रहा। और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको खुद रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने बनाया है, ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने बनाया है। अब कहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो और कहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो। तो जिसको सरकार ओन कर रहा है वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। जिसको स्टेट फंड कर रहा है या जिसको स्टेट रिकग्नाइज कर रहा है वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, बट ये वॉलेंटरी है। आप चाहो तो वहाँ के स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन ले वरना वो ना ले।
और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया है तो वहाँ पे तो वो डेफिनेटली रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकता है। अब इसमें क्या होता है, 2014 में कंपल्सरली सूर्य नमस्कार करने को बोला गया था सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो इससे क्या हुआ, ऐसे लोगों ने बोला ये तो वॉलेट कर रहा है आर्टिकल 28 को, बट नहीं, वो वॉलेट नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको कंपल्सरी सूर्य नमस्कार करने बोला गया था और सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज है, उसके साथ ओम चैंट करने को नहीं बोला गया था, तो वो वॉलेटिव नहीं था। सो इस तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कंप्लीट होता है। फिर हम अलग और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स करेंगे।